100 दिन नोरतिये एक अच्छे भविष्यवक्ता सिद्ध हुए और घटनाएं उसी तीव्रता से आगे बढ़ीं जैसा उन्होंने कहा था। एल्बा से वापसी के विषय में सब कुछ ज्ञात है। वह विचित्र और चमत्कारिक वापसी जिसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं था और जो संभवतः सदा के लिए अद्वितीय बनी रहेगी। लुई 18वें ने इस भयानक आघात को रोकने के लिए केवल दुर्बल प्रयास किए। मनुष्यों पर उनका अविश्वास घटनाओं पर भी उनके विश्वास को नष्ट कर चुका था। राजसत्ता या कहें राजतंत्र जिसे उन्होंने अभी अभी पुनर्निर्मित किया था अपने अनिश्चित आधारों पर पहले ही कांप रहा था और सम्राट की एक ही गति ने पूरे भवन को ढहा दिया। पुराने पूर्वाग्रहों और नई धारणाओं का एक निराकार मिश्रण। इस प्रकार विलफोर को अपने राजा से केवल कृतज्ञता ही मिली जो उस समय न केवल निरर्थक थी बल्कि वास्तव में खतरनाक भी। और लीजन ऑफ ऑनर का वह क्रॉस जिसे वह पर्याप्त विवेक के साथ प्रदर्शित न करने में सफल रहा। यद्यपि ब्लाकास ने राजा के आदेशानुसार प्रमाण पत्र उसे विधिवत भेज दिया था। यदि नोर्तिये का संरक्षण न होता तो नेपोलियन निश्चय ही विलफोर को पदच्युत कर देता। नोर्तिये जो 100 दिनों के दौरान दरबार में सर्वशक्तिमान हो गए थे, उस जोखिम के कारण जो उन्होंने उठाया था और उन सेवाओं के कारण जो उन्होंने प्रदान की थी, ने उसे बचा लिया। इस प्रकार जैसा वादा किया गया था, 1793 का गिरोंदा और 1806 का सीनेटर उस व्यक्ति की रक्षा कर रहा था जिसने पहले उसकी रक्षा की थी। परिणाम स्वरूप साम्राज्य के इस पुनर्जन्म के दौरान जिसके विषय में यह अनुमान लगाना कठिन न था कि वह फिर गिरेगा, विलफोर के सभी प्रयास उस रहस्य को दबाने में लगे रहे जिसे डांतेस प्रकट करने ही वाला था। केवल राजकीय अभियोजक को पदच्युत किया गया क्योंकि उस पर बोनापार्टवाद के प्रति उत्साह की कमी का संदेह था। साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया। इसका अर्थ यह था कि सम्राट ने ट्यूइलरीज में प्रवेश किया जिन्हें लुई 18वें अभी अभी छोड़कर गए थे और उसी छोटे अध्ययन कक्ष से जिसमें हमने अभी हाल ही में अपने पाठकों को विलफोर के पीछे पीछे प्रवेश कराया था, वह असंख्य आदेश जारी करने लगे। उसी अखरोट की मेज से जिस पर उन्हें लुई 18वें की तंबाकू की डिब्बी मिली, खुली हुई और अब भी आधी भरी हुई। और ऐसा होते ही मार्सेई अपने न्यायालय की प्रवृत्ति के बावजूद गृह युद्ध की उन सुलगती आगों की गर्मी महसूस करने लगा जो दक्षिण में कभी पूरी तरह बुझती नहीं है। प्रतिशोध साधारण उपद्रवों से आगे बढ़ने की धमकी देने लगे, केवल उन राजभक्तों के घरों पर हमले तक सीमित न रहकर जो घरों में बंद रहे, या उन लोगों पर सार्वजनिक अपमान तक जो बाहर निकलने का साहस करते थे। स्वाभाविक रूप से घटनाओं के इस मोड़ का यह परिणाम हुआ कि वह योग्य जहाज मालिक जिसे हम पहले ही जनता पक्ष का समर्थक बता चुके हैं, इन परिस्थितियों में यदि पूर्णतः सर्वशक्तिमान नहीं तो कम से कम इतना सक्षम अवश्य हो गया कि वह खड़ा होकर शिकायत दर्ज करा सके। यद्यपि बोनापार्टवादी उग्रपंथियों द्वारा उसे एक मध्यमार्गी कहकर खारिज कर दिया गया और उसकी शिकायत, जैसा सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, डांतेस से संबंधित थी। विलफोर अपने वरिष्ठ के पदच्युत होने के बावजूद अपने पद पर बने रहे, किंतु उनका विवाह, यद्यपि सिद्धांततः तय था, अधिक अनुकूल समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यदि सम्राट सिंहासन पर बने रहते तो जेरार को किसी अन्य परिवार में विवाह करना पड़ता और उसके पिता उसके लिए उपयुक्त संबंध खोज लेते। यदि लुई 18वें दूसरी पुनर्स्थापना के अंतर्गत फ्रांस लौटते तो सैन मेरांग की शक्ति और स्वयं विलफोर का प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता और यह विवाह पहले से कहीं अधिक लाभकारी सिद्ध होता। अतः उस समय उपराजकीय अभियोजक ही मार्सेई का प्रधान न्यायाधिकारी था। और एक दिन उसका द्वार खुला और मोरेल के आगमन की सूचना दी गई। कोई और होता तो जहाज मालिक का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ता, अपनी उतावली से अपनी ही दुर्बलता प्रकट कर देता। किंतु विलफोर एक उच्च बुद्धि का व्यक्ति था जिसे संसार का अधिक अनुभव भले न हो, पर उसकी सहज समझ अवश्य थी। उसने मोरेल को प्रतीक्षा करने दी, जैसा वह पुनर्स्थापना काल में भी करता। इसलिए नहीं कि उसके पास कोई आगंतुक था, बल्कि इसलिए कि किसी राजकीय अभियोजक द्वारा
लोगों को प्रतीक्षा करवाना स्वाभाविक बात है। फिर लगभग 15 मिनट, जिन्हें उसने विभिन्न विचारधाराओं के 2-3 समाचार पत्र पढ़ने में बिताया, के बाद उसने जहाज मालिक को भीतर बुलाने का आदेश दिया। मोरेल को अपेक्षा थी कि वह विल्फोर को उदास पाएगा, पर उसने उसे वैसा ही पाया जैसा 6 सप्ताह पहले देखा था। शांत, दृढ़ और उन दूरस्थ शिष्टाचारों से परिपूर्ण जो एक सुसंस्कृत व्यक्ति और जनता के व्यक्ति के बीच सबसे अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वह विल्फोर के कक्ष में इस विश्वास के साथ प्रविष्ट हुआ था कि न्यायाधिकारी उसे देखते ही कांप उठेगा। पर इसके विपरीत उसी व्यक्ति के सम्मुख, जो जिज्ञासु दृष्टि से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और अपनी मेज पर कोहनियां टिकाए बैठा था, वह स्वयं घबराहट और चिंता से भर उठा। वह द्वार पर ही रुक गया। विल्फोर ने उसकी जांच की, मानो उसे ठीक से याद ना आ रहा हो कि वह कौन है। अंततः कुछ क्षणों तक मौन में उसे देखने के बाद, जिन क्षणों में भले जहाज मालिक अपनी टोपी को हाथों में मरोड़ता और खोलता रहा, विल्फोर ने कहा, मुरेल, मुझे विश्वास है। न्यायाधिकारी ने हाथ से एक रक्षात्मक संकेत किया। इधर आइए और मुझे बताइए कि इस भेंट का सम्मान मुझे किस कारण प्राप्त हुआ है। क्या आपको कोई अनुमान नहीं है? मोरेल ने पूछा। जरा भी नहीं, पर इससे मुझे आपकी सेवा करने की इच्छा में कोई बाधा नहीं पड़ती, यदि वह मेरी सामर्थ्य में हो। यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है, मोरेल ने कहा। तो कृपया स्पष्ट कीजिए। महोदय, जहाज मालिक ने आगे कहा। बोलते बोलते उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अपने मामले की न्यायसंगतता तथा अपने पक्ष की स्पष्टता से वह और दृढ़ होता गया। आपको स्मरण होगा कि सम्राट महाराज के अवतरण के समाचार से कुछ दिन पूर्व मैं आपके पास एक दुर्भाग्यशाली युवक, एक नाविक के लिए आपकी कृपा की याचना करने आया था, जो मेरी ब्रिग पर द्वितीय अधिकारी था। आपको याद होगा कि उस पर एल्बा द्वीप से संपर्क रखने का आरोप लगाया गया था। वह संबंध, जो उन दिनों अपराध था, आज अनुशंसा बन गया है। उस समय आप लुई 18वें की सेवा कर रहे थे और आपने बिना किसी संकोच के ऐसा किया। वह आपका कर्तव्य था। आज आप नेपोलियन की सेवा कर रहे हैं और आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। वह भी आपका कर्तव्य है। इसलिए मैं यह पूछने आया हूं कि उसके साथ क्या हुआ। विल्फोर अपने भावों को संभालने का प्रयास कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उसने पूछा। कृपया उसका नाम बताइए। एडमंड डांतेस। निस्संदेह विल्फोर 25 कदम की दूरी से द्वंद्व में सशस्त्र शत्रु का सामना करने में उतना ही प्रसन्न होता, जितना इस नाम को सीधे अपने ऊपर दागे जाने में। फिर भी उसकी भौं तक न हिली। इस प्रकार उसने सोचा, कोई मुझे इस युवक की गिरफ्तारी में किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित होने का आरोप नहीं लगा सकेगा। डांतेस? उसने ऊंचे स्वर में पूछा। एडमंड डांतेस, आप कहते हैं? हाँ। विल्फोर ने अपनी मेज के पास बने खाने में रखे एक बड़े रजिस्टर को खोला, फिर एक मेज के पास गया और वहां से कुछ फाइलों तक पहुंचा। इसके बाद जहाज मालिक की ओर लौटा। क्या आपको निश्चय है कि आप भूल नहीं कर रहे? उसने अत्यंत स्वाभाविक स्वर में पूछा। यदि मुरेल अधिक तीक्ष्ण बुद्धि का होता या मामले से अधिक परिचित होता, तो उसे यह विचित्र लगता कि उपराजकीय अभियोजक ऐसे विषय पर उसे उत्तर देने की कृपा कर रहा है जो पूर्णतः उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। और वह यह भी सोच सकता था कि विल्फोर ने उसे कारागार के रजिस्टर, जेल अधिकारियों या विभाग के प्रीफेक्ट के पास क्यों नहीं भेज दिया। पर मोरेल, जिसने विल्फोर के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह व्यर्थ ही खोजा था, जैसे ही उसे उसमें भय का अभाव दिखाई दिया, उसने केवल सहायता करने की इच्छा ही देखी। वह विल्फोर का सामना नहीं कर सकता था। नहीं, मोरेल ने कहा, मैं भूल नहीं कर रहा। किसी भी स्थिति में मैं उस गरीब युवक को 10 वर्षों से जानता हूं और उसने 4 वर्षों तक
मेरे अधीन सेवा की है। क्या आपको स्मरण नहीं? मैं 6 सप्ताह पूर्व आपके पास इसी दुर्भाग्यशाली युवक के लिए दया की याचना लेकर आया था। जैसे आज न्याय की याचना लेकर आया हूँ। वास्तव में आपका व्यवहार उस समय कुछ उपेक्षापूर्ण था और आप मुझसे ऐसे बोले मानो मेरी पूछताछ से अप्रसन्न हो। आह! उन दिनों बोनापार्टवादियों से राजभक्तों को कठोर व्यवहार की ही अपेक्षा थी। विल्फोर ने अपनी परिचित फुर्ती और शीतलता से इस आघात को टाल दिया। महोदय, मैं तब तक राजभक्त था जब तक मैं बोर्बो वंश को न केवल सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी बल्कि राष्ट्र की पसंद भी मानता था। पर जिन घटनाओं का हम अब भी साक्षी बने हैं, उनके चमत्कारिक मोड़ ने मुझे सिद्ध कर दिया कि मैं भ्रम में था। नेपोलियन की प्रतिभा ने विजय पाई है। वैध सम्राट वही है जिसे जनता का प्रेम प्राप्त हो। यह सुनकर अंततः प्रसन्नता हुई। मोरेल ने खुले मन से कहा, जब आप इस प्रकार बोलते हैं तो यह एडमंड के लिए शुभ संकेत है। ठहरिए, वीलफोर ने कहा, एक और रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए। वह एक नाविक था, है ना, जो एक कातालान युवती से विवाह करने वाला था? हाँ, हाँ, अब मुझे स्मरण आ गया। यह अत्यंत गंभीर मामला था। कैसे गंभीर? आप जानते हैं कि यहाँ से जाते समय उसे पहले दे जस्टिस की कारागार में ले जाया गया था। तो मैंने पेरिस को अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पास से मिले कागजात अग्रेषित कर दिए। वह मेरा कर्तव्य था और मैं क्या कर सकता था? उसकी गिरफ्तारी के 1 सप्ताह बाद कैदी को स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित! मोरेल चिल्लाया। उस गरीब लड़के के साथ क्या किया गया होगा? चिंता ना करें, उसे पिन्यरोल के फेनेस्ट्रेल या सेंट मार्गरीत द्वीपों पर ले जाया गया होगा, जिसे आधिकारिक रूप से निर्वासन कहा जाता है। किसी अच्छे दिन आप उसे लौटते देखेंगे, अपने जहाज की कमान संभालते हुए। वह जब चाहे आ सकता है। पद उसके लिए सुरक्षित रखा जाएगा। पर वह अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे लगा था कि बोनापार्टवादी न्याय का पहला कार्य उन लोगों को मुक्त करना होगा जिन्हें राजभक्त शासन के अधीन बंद किया गया था। मेरे प्रिय मोरेल, आरोप लगाने में इतनी शीघ्रता मत दिखाइए, विल्फोर ने उत्तर दिया। कानून की समुचित प्रक्रिया हर विषय में आवश्यक है। उसकी कैद का आदेश सर्वोच्च प्राधिकारी से आया था और उसकी रिहाई का आदेश भी वहीं से आना चाहिए। नेपोलियन को लौटे अभी 15 दिन ही हुए हैं, इसलिए निरस्तीकरण के आदेश अब भी अभी ही भेजे गए होंगे। पर क्या अब, जब हम फिर सत्ता में हैं, औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने का कोई उपाय नहीं है? मेरे कुछ मित्र हैं और कुछ प्रभाव भी। मैं आदेश पलटवा सकता हूँ। इस प्रकरण में कोई निर्णय हुआ ही नहीं था, तो निरुद्ध रखने का आदेश। राजनीतिक मामलों में बंदियों का कोई रजिस्टर नहीं होता। कभी कभी सरकारों के हित में होता है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी निशान के गायब कर दिया जाए। निरुद्ध करने के आदेश उसे खोजने में सहायता कर देते। शायद बोरबों शासन में ऐसा रहा हो, पर अब यह हर समय ऐसा ही रहा है। मेरे प्रिय मोरेल, एक शासन दूसरे का स्थान लेता है और अपने पूर्ववर्ती के समान ही होता है। लुई 14वें के अधीन स्थापित कारागार प्रणाली बास्तील को छोड़कर अब भी लागू है। सम्राट कारागारों के प्रबंधन के विषय में सूर्य राजा से भी अधिक कठोर था। ऐसे कैदियों की संख्या जिनके नाम किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं है, असंख्य है। इतनी उपकारपूर्ण चिंता से तो पूर्ण निश्चय भी भ्रमित हो सकता था और मोरेल को तो संदेह का अनुभव भी नहीं हुआ। तो अंततः वीलफोर, उसने कहा, गरीब डांतेस की वापसी शीघ्र कराने के लिए आप मुझे क्या परामर्श देंगे? केवल यही, मोरेल, न्याय मंत्री को एक याचिका भेजिए। हाँ, पर हम जानते हैं कि याचिकाओं का क्या होता है। मंत्री को प्रतिदिन 200 याचिकाएं मिलती हैं और वह 4 भी नहीं पढ़ता। निश्चय ही,
विल्फोर ने सहमति दी, पर वह उस याचिका को अवश्य पढ़ेगा जो मेरे द्वारा भेजी जाए, मेरे द्वारा प्रमाणित हो और व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा संबोधित की गई हो। क्या आप ऐसी याचिका भेजने का दायित्व लेंगे? अत्यंत प्रसन्नता से। डांतेस तब दोषी हो सकता था, पर अब वह निर्दोष है और उसे मुक्त कराना मेरा कर्तव्य है, जैसे एक समय उसे बंद कराना मेरा कर्तव्य था। इस प्रकार विल्फोर उस जोखिम से बच सकता था, यद्यपि वह छोटा ही क्यों न हो, कि कोई जांच अवश्य ही उसके विनाश का कारण बनती। मंत्री को लिखने की प्रक्रिया क्या है? यहां बैठिए, मोरेल। विल्फोर ने जहाज मालिक को अपनी कुर्सी देते हुए कहा। मैं पत्र लिखवाता हूं। क्या आप सचमुच इतनी कृपा करेंगे? निस्संदेह। अब और समय न गंवाएं। हम पहले ही पर्याप्त गंवा चुके हैं। हाँ, विचार कीजिए कि वह बेचारा युवक किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा होगा, कष्ट सह रहा होगा और शायद निराशा के वश में आ रहा होगा। अंधकार और मौन में उस कैदी के अपने विरुद्ध शाप देने की कल्पना से विल्फोर सिहर उठा, पर वह इतनी दूर जा चुका था कि पीछे हट नहीं सकता था। डांतेस को उसकी महत्वाकांक्षा के चक्रों के बीच कुचला जाना ही था। मैं तैयार हूं, जहाज मालिक ने कहा, विल्फोर की कुर्सी पर बैठते हुए और कलम उठाते हुए। तब विल्फोर ने एक याचिका लिखवाई, जिसमें निस्संदेह सर्वोत्तम आशयों से उसने डांतेस की देशभक्ति और बोनापार्टवादी उद्देश्य के लिए उसकी सेवाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। उसमें डांतेस नेपोलियन की वापसी सुनिश्चित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन गया। स्पष्ट था कि दस्तावेज देखते ही मंत्री को समझ जाना चाहिए कि न्याय हो चुका है, यदि पहले से नहीं हुआ हो। जब याचिका पूरी हो गई, विल्फोर ने उसे पढ़कर सुनाया। बस यही है, उसने कहा। अब मुझ पर भरोसा रखिए। क्या याचिका शीघ्र भेज दी जाएगी? आज ही, आपके द्वारा प्रमाणित। इस पर लगाने के लिए मेरे पास सबसे उत्तम टिप्पणी यही है कि इसमें कही गई प्रत्येक बात सत्य है। विल्फोर ने अपना स्थान पुनः ग्रहण किया और याचिका के कोने पर अपना प्रमाण अंकित कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? मोरेल ने पूछा। प्रतीक्षा, विल्फोर ने उत्तर दिया। मैं सब कुछ देख लूंगा। इस आश्वासन से मोरेल की आशाएं जाग उठीं। वह उपराजकीय अभियोजक के कार्यालय से स्वयं पर अत्यंत प्रसन्न होकर निकला और डांतेस के पिता को यह बताने गया कि वह शीघ्र ही अपने पुत्र से मिलने वाला है। जहां तक विल्फोर का प्रश्न है, पेरिस को याचिका भेजने के स्थान पर उसने उसे सावधानी से सुरक्षित रख दिया, यह जानते हुए कि जो दस्तावेज वर्तमान में डांतेस को बचा सकता था, वही भविष्य में उस स्थिति में जिसकी भविष्यवाणी यूरोप की दशा और घटनाओं की गति पहले ही करने लगी थी, दूसरी पुनर्स्थापना के समय उसके लिए अत्यंत घातक प्रमाण बन जाएगा। इस प्रकार डांतेस कैदी ही बना रहा। जिस कालकोठरी की गहराइयों में वह गाड़ दिया गया था, वहां तक न तो लुई 18वें के सिंहासन के धराशायी होने की गूंज पहुंची और न ही साम्राज्य के और भी भयानक पतन की। पर विल्फोर ने इन सब घटनाओं को निकट से देखा और ध्यानपूर्वक सुना। सम्राट के संक्षिप्त पुनः प्रकट होने, जिसे 100 दिन कहा गया, के दौरान दो अवसरों पर मोरेल ने अपने प्रयास दोहराए, हर बार डांतेस की रिहाई की मांग करते हुए, और प्रत्येक बार विल्फोर ने उसे वादों और आशाओं से शांत किया। अंततः वाटरलू। इसके बाद मोरेल फिर कभी विल्फोर के यहां दिखाई नहीं दिया। जहाज मालिक अपने युवा मित्र के लिए मानवीय रूप से जो कुछ कर सकता था, वह सब कर चुका था, और दूसरी पुनर्स्थापना के अधीन यदि वह और कोई प्रयास करता, तो वह बिना किसी उपयोग के स्वयं को संकट में डाल लेता। लुई 18वें पुनः सिंहासन पर लौट आए। विल्फोर के लिए मार्सेई स्मृतियों से भरा था, जो पश्चाताप से कड़वी हो चुकी थीं।
इसलिए उसने टूलूज में क्राउन अभियोजक के रिक्त पद के लिए अनुरोध किया और उसे प्राप्त कर लिया। अपने नए निवास में प्रवेश करने के 15 दिन बाद ही उसने सेंट मेरा की पुत्री रैने से विवाह किया, जिनके पिता दरबार में पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गए थे। इस प्रकार डांतेस 100 दिनों के दौरान और वाटरलू के बाद भी बंद ही रहा, मनुष्यों द्वारा नहीं तो कम से कम ईश्वर द्वारा भुलाया हुआ। जब डांगलार ने नेपोलियन की फ्रांस में वापसी देखी, तो उसे उस प्रहार का पूरा प्रभाव समझ में आ गया जो उसने डांतेस के विरुद्ध किया था। उसकी निंदा सही सिद्ध हुई थी और अपराध के लिए एक प्रकार की प्राकृतिक प्रवृत्ति रखने वाले तथा सामान्य जीवन की औसत समझ रखने वाले सभी लोगों की तरह उसने इस विचित्र संयोग को ईश्वर की आज्ञा कहकर वर्णित किया। पर जब नेपोलियन पेरिस लौट आया और उसकी आज्ञाकारी तथा शक्तिशाली वाणी फिर से देश में गूंज उठी, तब डांगलार भयभीत हो गया। हर क्षण वह डांतेस के पुनः प्रकट होने की आशा करता रहा, ऐसे डांतेस की जो सब कुछ जानता हो, जो शक्तिशाली हो और जो हर प्रकार के प्रतिशोध की धमकी देता हो। इसलिए उसने मोरेल को समुद्री सेवा छोड़ने की अपनी इच्छा की सूचना दी और उससे एक स्पेनी व्यापारी के लिए सिफारिश प्राप्त की, जिसकी सेवा में वह मार्च के अंत की ओर, अर्थात नेपोलियन की ट्यूलरीज में वापसी के 10 या 12 दिन बाद लेखालिपिक के रूप में प्रविष्ट हुआ। वह मैड्रिड के लिए रवाना हो गया और फिर उसके विषय में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जहां तक फर्नाउद का प्रश्न है, उसने कुछ भी नहीं समझा। डांतेस चला गया था, उसके लिए इतना ही पर्याप्त था। उसके साथ क्या हुआ, फर्नाउद ने जानने का प्रयत्न नहीं किया। इस अनुपस्थिति से उसे जो राहत मिली, उसके पूरे समय में उसने आंशिक रूप से मर्सिडीज को उसके कारणों के विषय में भ्रमित करने का प्रयास किया और आंशिक रूप से प्रवासन तथा अपहरण की योजनाएं बनाई। समय समय पर ये उसके जीवन के अंधकारमय क्षण थे। वह कैप फारो के छोर पर भी बैठता, उस बिंदु पर जहां से मार्सेई और कातालान गांव दोनों दिखाई देते हैं, उदास शिकार के पक्षी की भांति स्थिर, इस आशा में देखता रहता कि कहीं वह सुंदर युवक किसी भी मार्ग से लौटता हुआ न दिख जाए। वह युवक जो सिर ऊंचा किए स्वतंत्र रूप से चलता था और जो फर्नांद के लिए भी एक क्रूर प्रतिशोध का दूत बन चुका था। उस स्थिति में फर्नांद निश्चय कर चुका था, वह अपनी बंदूक से डांतेस की खोपड़ी फोड़ देगा और फिर उसने सोचा हत्या को छिपाने के लिए स्वयं को मार डालेगा। पर फर्नांद भ्रमित था, वह कभी स्वयं को नहीं मारेगा क्योंकि वह आशा में जीता था। इसी बीच इन सभी पीड़ादायक परिवर्तनों के बीच साम्राज्य ने सैनिकों की अंतिम भर्ती का आह्वान किया और हर वह व्यक्ति जो हथियार उठा सकता था, सम्राट के गूंजते आह्वान के पालन में फ्रांस की सीमा पार कर गया। फर्नांद भी दूसरों के साथ निकल पड़ा, अपनी झोंपड़ी छोड़ते हुए, मर्सिडीज को छोड़ते हुए, उस अंधे और भयानक विचार से ग्रसित कि उसके जाने के बाद उसका प्रतिद्वंद्वी लौट सकता है और उस स्त्री से विवाह कर सकता है जिसे वह प्रेम करता था। यदि कभी फर्नांद स्वयं को मारने का विचार करता, तो वह मर्सिडीज को छोड़ते समय ही ऐसा कर लेता। युवती के प्रति उसकी देखभाल, उसके दुर्भाग्य पर प्रकट होने वाली सहानुभूति और उसकी छोटी से छोटी इच्छाओं को पहले ही समझ लेने की उसकी सावधानी ने वही प्रभाव उत्पन्न किया जो उदार हृदय पर भक्ति का बाह्य रूप अनिवार्य रूप से करता है। मर्सिडीज ने फर्नांद को सदा एक मित्र के रूप में प्रेम किया था और अब उसके प्रति उसकी मित्रता में एक नया भाव जुड़ गया, कृतज्ञता। मेरे भाई, उसने कहा, कातालान के कंधों पर भर्ती का थैला बांधते हुए, मेरे एकमात्र मित्र, अपने आप को मरने मत देना। मुझे इस संसार में अकेला मत छोड़ना, जहां मैं रोती हूं और जहां तुम्हारे चले जाने पर मैं पूरी तरह अकेली रह जाऊंगी। प्रस्थान के समय कहे गए इन शब्दों ने फर्नांद को नई आशा दी। यदि डांतेस नहीं लौटा तो मर्सिडीज उसकी हो सकती थी। मर्सिडीज उस नंगे परिदृश्य में अकेली रह गई जो उसे पहले से कहीं अधिक शुष्क प्रतीत हुआ, समुद्र की असीमता से घिरा हुआ, आंसुओं में डूबी हुई उस उन्मत्त स्त्री की भांति
जिसकी पीड़ादायक कथा हम सुन चुके हैं। वह निरंतर छोटे कातालान गांव के चारों ओर भटकती दिखाई देती थी, कभी जलते हुए दक्षिणी सूर्य के नीचे रुककर प्रतिमा की भांति स्थिर और मौन मार्सेई की ओर देखती हुई, कभी तट पर बैठकर समुद्र की करुण गूंज सुनती हुई जो उसके शोक की तरह अंतहीन थी, और निरंतर यह सोचती हुई कि क्या यह बेहतर ना होगा कि वह आगे झुक जाए, अपने ही भार से खाई में डूब जाए और अपने आप को निगल जाने दे, बजाय इसके कि वह निराश प्रतीक्षा की सभी क्रूर अनिश्चितताओं को सहती रहे। यह नहीं था कि मर्सिडीज में इस विचार को कार्य रूप देने का साहस नहीं था, बल्कि धर्म का सहारा था जिसने उसे आत्महत्या से बचाया। कादेरूस को भी फरनाउत की तरह बुलाया गया, पर कातालान से 8 वर्ष बड़ा और विवाहित होने के कारण उसे भर्ती की तीसरी खेप में लिया गया और तट की रक्षा के लिए भेजा गया। बूढ़ा डांतेस, जिसे केवल आशा ने जीवित रखा था, सम्राट के पतन के साथ ही आशा खो बैठा। अपने पुत्र से अलग किए जाने के ठीक 5 महीने बाद, और लगभग उसी घड़ी जब डांतेस गिरफ्तार किया गया था, उसने मर्सिडीज की बाहों में अंतिम सांस ली। मुरेल ने अंत्येष्टि के सभी व्यय वहन किए और उस तुच्छ आरण का भुगतान किया जो बूढ़े ने अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किया था। यह करने के लिए केवल उदारता ही नहीं, साहस भी आवश्यक था। दक्षिण प्रज्वलित था, और डांतेस जैसे खतरनाक बोनापार्टवादी के पिता की सहायता करना, यहाँ तक कि मृत्युशैया पर भी, एक अपराध माना जाता था।